Hello students, today I will discuss a new topic that is cell division. First of all, we will discuss cell cycle. What is cell cycle? Cell cycle is a cycle in which some definite phases come after another. एक के बाद एक दूसरी phases आती हैं जिन्हें हम अगर डिफाइन करें तो G1 S G2 M phases होती हैं ये। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एज ए मोटिवेशनल कोट। G1 से G2 में, G1 से G2 में, G1 S G2 M फेज होती है ये। तो ये जो G1 S G2 M फेजेस हैं, वन बाय वन ये एक के बाद एक आती हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड सिंथेसिस and the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells is called cell cycle। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जो जीनोम है सेल का जिस इवेंट्स ऑफ सीक्वेंसेस के थ्रू डुप्लीकेट हो जाता है और क्या होता है इससे सेल डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल्स बनाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी साइकिल को, इवेंट्स के सीक्वेंसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये डायग्राम में आप देख रहे हो G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, देन M फेज है। अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो ये जो G1 S G2 ये फेज है, इसे क्या कहा जाता है, इसे इंटरफेज कहा जाता है। और ये जो M फेज है जिसमें एक्चुअली माइटोसिस होती है, ये M फेज कहलाती है। तो इंटरफेज में तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, और एम फेज में सेल डिवाइड करती है। जिस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम किसी कुछ ऐसे दिन होंगे जब आप पढ़ते नहीं हैं बल्कि अलग-अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स देते हैं। लेकिन बाकी टाइम पर आप क्या करते हैं, सेशन में पढ़ाई करते हैं, तो तैयारी करते हैं। यानी कि तैयारी इसी तरह सेल भी तैयारी करती है। तो जो तैयारी की फ़ेज़ होती है सेल की, उसको क्या कहते हैं, इंटरफ़ेज़ कहते हैं। और जब सेल एक्चुअली डिवाइड करती है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड करते हैं, तो उस फ़ेज़ को क्या कहते हैं, उस फ़ेज़ को कहा जाता है एम फ़ेज़ या माइटोटिक फ़ेज़ कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये सेल साइकिल को आप देख पा रहे हैं, G1 S G2 M, ये कंप्लीट इवेंट्स सेल साइकिल में आती हैं, जिसमें से G1 S G2, G1 को गैप 1 फेज कहते हैं, G2 को गैप 2 फेज कहते हैं, S को सिंथेसिस फेज कहते हैं और M को माइटोटिक फेज कहा जाता है। फिर इसी तरीके से इसमें आप देख रहे हैं, नंबर 1 इज इंटरफेज, नंबर 2 इज M फेज। फिर इसी को अब हम आगे और देखना चाहते हैं। A typical eukaryotic cell divide once in approximately every 24 hours। लाइन बाय लाइन आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग है ये। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। यानी कि 24 घंटे में हमारी हर एक सेल जो है टिपिकली सेल डिवाइड हो जाती है। वेरी सेल टू सेल, ये सेल टू सेल वेरी भी कर सकता है। जैसे ईस्ट की जो सेल है, ईस्ट की सेल है, ईस्ट एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, जो 90 मिनट्स में ही, 90 मिनट्स मीन्स लगभग 1.5 घंटे में, नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल को 24 घंटे डिवाइड होने में लगते हैं। डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन 24 आवर्स में होता है, जबकि ईस्ट सेल में 90 मिनट्स मीन्स 1.5 घंटे में ही क्या हो जाता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल्स के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, अडल्ट मैमल्स स्पेंड अबाउट 20 आवर्स इन इंटरफेस 90% ऑफ द टोटल टाइम। कि अगर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को टोटली डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, तो उस 24 आवर्स में से 20 आवर्स जो है वो किस में लग जाते हैं, इंटरफेज में। आपने देखा कि जो ये सेल साइकिल थी इसमें इंटरफेज थी और माइटोटिक फेज थी। तो इंटरफेज में ही 20 आवर्स लग जाते हैं और 4 आवर्स माइटोसिस में, यानी सेल डिवीजन एक्चुअली 4 घंटे में होता है, लेकिन उस डिवीजन के लिए जो तैयारी होती है वो 20 आवर्स में होती है, 20 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेशन, ये सारा आपकी बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि एक सेल है, एक मदर सेल है, उससे एक डॉटर सेल बन रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये क्या है, एक्चुअल माइटोटिक फेज है, ये G0 फेज है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सेल ने क्या किया, जब सेल साइकिल में जो नहीं एंटर कर रही है सेल, यानी कि सेल तैयारी भी कर ले, लेकिन वो क्या हो,
कि उसे लगे कि अब उसे डिवाइड नहीं करना है, तो वो क्विसेंट स्टेज में चली जाती है या G0 फेज़ जिसे कहते हैं, यानी एग्ज़िट कर जाती है, माइटोसिस नहीं करेगी, डिवाइड नहीं करेगी सेल, तो वो हो गया G0 फेज़। यानी कि एम फेज़ से वो तैयारी की अगली फेज़ में जाएगी, तो फिर वो डिवाइड होगी। लेकिन कभी एम फेज़ के बाद यहाँ जैसे ये 2 डॉटर सेल्स बनी हैं, तो अगर ये 2 डॉटर सेल्स हैं, तो ये भी डिवाइड कर सकती है फर्दर, ये सेल भी डिवाइड कर सकती है। बट ये 2 सेल्स अगर ये डिसाइड करे कि अब इनको डिवाइड नहीं करना है, तो ये क्या कहा जाएगा कि ये सेल्स जो हैं, ये एग्ज़िट कर गई हैं, एग्ज़िट फ्रॉम सेल साइकिल, और ये G0 या क्विसेंट स्टेज कहलाती है। बुक में इसके बारे में लिखा गया है। G0 फेज़ क्या है? क्विसेंट स्टेज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्विसेंट स्टेज? व्हाट डू यू मीन बाय G0 फेज़? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसी तरीके से आप यहाँ पर और देख पा रहे हैं, अगर ये तो बात हुई कि एक सेल डिवाइड करके कुछ डॉटर सेल्स बनाए, और जो सेल्स नहीं बनी वो डिसाइड करिए कि अब भाई हम नहीं बनाएंगे अगली सेल्स, अगली जनरेशन में हमें नहीं लाना है, तो वो हो गया ज़ीरो केस। लेकिन अगर वो सेल्स हो डिवाइड होना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि फिर से वो तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो डिवाइड होना चाहेंगी, तो वो फिर से एक इंटरफ़ेज़ यानी तैयारी करेंगी वो सेल्स, और फिर डिवाइड करेंगी। तो जब वो तैयारी करेंगी, जो तैयारी की फ़ेज़ होगी, उसमें अगेन G1S G2 फ़ेज़ आएगी, जिसमें से आप देख रहे हैं कि जो G1 फ़ेज़ है 8 टू 10 आवर्स की होती है, इंटरफ़ेज़ 8 आवर्स की है, और G2 फ़ेज़ 4 टू 6 आवर्स की है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि लगभग जो सबसे जो प्रोलॉन्ग्ड स्टेज आपको दिख रही है, वो G1 फ़ेज़ दिखाई दे रही है। और G1 फ़ेज़ की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं G1 फ़ेज़ में, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, डुप्लिकेट्स ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट्स, या सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं या साइटोसोल में जो कंपोनेंट्स पड़े रहते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया या अदर कंपोनेंट्स हो गए, वो सभी G1 फेज़ में डुप्लीकेट हो जाते हैं। जबकि एस फेज़ स्ट्रिक्टली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि एस फेज़ जो कि 8 आवर्स लगभग होती है, तो आप कह सकते हैं यहाँ जो मेन काम होता है डीएनए एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है एस फेज में डीएनए सिंथेसिस। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, जितना डीएनए एक सेल का है वो डबल हो जाता है। और क्यों डबल होता है? क्योंकि एक सेल जो है अब वो 2 डॉटर सेल बनाना चाहती है, तो ये एक सेल 2 डॉटर सेल में चेंज होगी, तो पहले ही इस सेल के पास सारा मटेरियल डबल हो जाना चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है डीएनए। तो डीएनए की डबलिंग किस फेज में होती है? एस फेज या सिंथेटिक फेज में होती है, जो कि इंटरफेज का एक पार्ट है। और G2 फेज, व्हाट इज G2 फेज? दैट इज गैप 2 फेज। यहाँ पर सेल का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होता है, और अदर प्रोटीन्स एंड अदर एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली प्रोटीन, अदर जो प्रोटीन्स हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, वो प्रोटीन G2 फेज में बनते हैं। और जो डीएनए होता है, जैसे कि डी आप जानते हैं कि जो हमारा एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है, उसमें डीएनए के साथ-साथ कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हो गई, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो गई। तो ये जो सपोर्टिंग प्रोटीन है, जो जेनेटिक मटेरियल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो G2 फेज़ में फॉर्म होता है, एस फेज़ में डीएनए फॉर्म होता है, डुप्लीकेट होता है, और G1 फेज़ में बाकी सेल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो G1 फेज़ में ही डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा G1S G2 फेज जो है, ये इसमें किस फेज में क्या इंपॉर्टेंट फिनोमिनन हो रही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये जो एम फेज है, एम फेज या माइटोटिक फेज है, यहाँ पर हम देखते हैं तो माइटोटिक फेज भी डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसे आप याद रख लीजिए, पी मैट या पीएमटी। तो पीएमटी में ए भी आ गया, तो पी मैट, पी मैट, पी मैट जरूर याद रखिएगा। तो प्री मैच्योर याद रख लीजिए, जैसे आपको याद रहे। तो प्रोफेज है एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टीलोफेज। तो इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये आप समझ पा रहे होंगे। नाउ आई विल डिस्कस बेसिक प्रोसेसेस इन सेल रिप्रोडक्शन, सेल ग्रोथ।
पीरियड ऑफ सिंथेसिस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल। तो आपने देखा कि G1 फेज में जो है वो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है अदर कंपोनेंट्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। इन एस फेज डीएनए सिंथेसिस एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स होता है। एंड इन G2 फेज प्रोटीन डुप्लीकेशन, प्रोटीन एंड एंजाइम का रेप्लिकेशन होता है। व्हाट other process happen in cell reproduction, that is cell division. Adult cell divide into two daughter cells. तो इंटरफेज है और उसके बाद इंटरफेज है, उसके बाद माइटोसिस होती है, तो उसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो इंटरफेज में G1S G2 में डिवाइड किया गया है। गैप 1 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं। एस फेज डीएनए सिंथेसिस फेज है। G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस फेज है। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में हम और देखते हैं। तो इंटरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन इंटरफेस। इंटर मीन्स इन बिटवीन। तो this is actually period between end of one cell division to the beginning of next cell division. वेरी सिंपल एंड कॉमन सेंस की डिफिनीशन है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दिस इज रेस्टिंग फेज, बट एक्चुअली यू कैन सी रेस्टिंग इस सेंस में कहा गया है कि इस टाइम पर सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रही है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो यानी कि सेल वर्क कर रही है, यानी तब वर्क करेगी ऐसा मानेंगे कि जब वो डिवाइड कर रही है। बट सेल जो इंटरफेज स्टेज होती है इसमें डिवाइड नहीं कर रही होती, बट सेल प्रिपरेशन कर रही होती है। तो यहाँ जो लिखा है कि यहाँ सेल क्या है, रेस्टिंग फेज इसको कहते हैं, बट एक्चुअली इस टाइम में सेल रेस्ट नहीं कर रही होती है बल्कि मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है ये। और ये जो मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, इस मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज में सेल एक्टिव रहती है, बट इसको रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे सेल डिवाइड करती हुई नहीं दिखाई देती। दिस इज बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी फेज है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन होता रहता है, एनर्जी का कंजम्पशन होता है। प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डिवीजन फेज 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, यानी कि लगभग 24 आवर्स एक यूकैरियोटिक सेल के डिवीजन का जो टाइम बताया गया है, तो 20 आवर्स लगभग मींस 95% का जो टाइम है वो इंटरफेज में ही कंज्यूम होता है। अब नाउ आई विल एक्सप्लेन इंटरफेस। इंटरफेस इज G1 और गैप 1 फेज। फर्स्ट इज G1 और गैप 1 फेज। तो क्या होता है देखते हैं इसमें। दिस इज पोस्ट माइटोटिक, यानी कि माइटोसिस के बाद, यानी कि जब एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है उसके जस्ट बाद जो फेज आती है उसे गैप 1 फेज कहते हैं, या प्री सिंथेटिक फेज कहते हैं इसे, या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इसमें आरएनए की सिंथेसिस होती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बात हुई आरएनए की सिंथेसिस, एक बात हुई डीएनए की सिंथेसिस, और एक बात हुई प्रोटीन जो जेनेटिक मटेरियल को बनाने में काम आती हैं। एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, बट डीएनए कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसके लिए डीएनए को कैसे पैकेजिंग होगी, इसके लिए सपोर्टिंग प्रोटीन्स होती हैं जो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है। जेनेटिक मटेरियल के प्रोटीन्स जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, वो केवल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसी तरह आरएनए भी डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए की सिंथेसिस जो है G1 फेज में होती है, डीएनए की सिंथेसिस S फेज में होती है, और प्रोटीन की सिंथेसिस G2 फेज में होती है, G1S G2। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट जो है अगर उसका फॉर्मेशन होता है G1 में लिपिड प्रोटीन एंड सेल ग्रोज डबल इट्स ओरिजिनल साइज। तो मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो G1 फेज में ही बन जाती हैं। ऑर्गेनेल्स आर प्रोड्यूस्ड, जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सभी डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी सभी की डबलिंग हो जाती है। बट हेयर नो डीएनए रेप्लिकेशन, यानी G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, और सेल की ग्रोथ होती है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स ये आप बात समझ पा रहे होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ एस फेज आई विल एक्सप्लेन यू एस फेज। इन एस फेज आई taught you DNA replication occurs in this phase chromatids join at centromere, यानी कि जो
अगर आप हम क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर ये रहता है और यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये एक क्रोमेटिड हुआ और ये एक क्रोमेटिड हुआ है। तो क्रोमेटिड्स जो है सेंट्रोमियर पर ज्वाइंट रहते हैं और यहीं पर इनका क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन इस स्टेज में हो जाता है। फिर सेंट्रोसोम का भी रेप्लिकेशन होता है। सेंट्रोसोम आप जानते हैं एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम। आप जो ये डायग्राम सेल डिवीजन में बना हुआ देखते हैं जिसमें से ये इस तरीके के फाइबर्स आपको दिखाई देते हैं और इस फाइबर को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है जिसपे कि क्रोमोसोम जो है यहाँ पर अटके लटके हुए जिनकी मदद से दिखते हैं प्लेट पर, सेल प्लेट पर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा है ये स्पिंडल फाइबर्स है और इनका फॉर्मेशन थ्रू सेंट्रोसोम्स होता है और ये स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम और ये सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन भी इसी फेज में हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ बेसिक प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। देखिए अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रोटीन आप देख रहे हैं, यानी कि G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, तीनों में ही प्रोटीन बन रही है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो है वो G1 फेज में बन जाती हैं और जो जेनेटिक मटेरियल को सपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चरल सपोर्ट केवल देती है जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है, वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशन जो कि एस फेज में होता है उसी फेज में हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे हम G2 फेज में भी देखते हैं कि यहाँ भी प्रोटीन्स बनती हैं, बट वो क्या है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डबलिंग तो होती है बट यहाँ लिखा हुआ है क्रोमैटिड्स ज्वाइंड एट सेंट्रोसोम। तो देखिए कि अगर ये जो क्रोमोसोम है ये इसका स्ट्रक्चर है और इसके ये मैंने बताया कि ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है। अगर ये क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे तो देखिए क्रोमोसोम का नंबर फाइनली जो है ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की तरह ये क्रोमैटिड्स अलग हो जाए और फिर ये अपने अपनी रेप्लिकेशन कर ले, अपना अपना पार्ट बना ले। तो इस तरीके से तो क्या होगा, क्रोमोसोम की डबलिंग हो गई, क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा ना भाई। ये एक क्रोमोसोम था, इसने दो डॉटर क्रोमोसोम बना दिए, तो इससे तो क्रोमो जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ उसके एज ए रिजल्ट जब क्रोमैटिड्स क्रोमैटिड्स जो है अलग हो गए तो क्या हुआ, तब तो ये क्या हो जाएगा कि डीएनए इस तरीके से डिवाइड हुआ तो क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर बदल सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमैटिड्स जो हैं वो ज्वाइंट ही रहते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम है इसका ये क्रोमैटिड्स हुआ और उसी तरीके से जो इसका दूसरा क्रोमैटिड है वो भी अपने आप को डबलिंग करता है, बट ये सब जो है वो सेंट्रोमियर पर अटैच्ड रहते हैं और अलग अलग नहीं होते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम का जो एक्चुअल नंबर है वो इस स्टेज में बदलता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे हैं। फिर G2 फेज की बात करते हैं तो G2 इज गैप 2 फेज। सेल रिज्यूम्स इट्स ग्रोथ, यानी कि सेल की ग्रोथ होती रहती है। सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन, तो देखिए बात मैं कर रही थी कि प्रोटीन बनती है यहाँ पे भी, तो स्पेशली कौन सी प्रोटीन G2 फेज में बनती है, वो है स्पिंडल प्रोटीन। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल प्रोटीन, ये हम लोग देखेंगे। स्पिंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल के अंदर पाए जाने वाले एक सेल ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम से होता है। तो आप जानते हैं कि जो एनिमल सेल्स होती है केवल उनमें ही सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं और इन सेंट्रोसोम्स में दो परपेंडिकुलर बॉडीज होती हैं और ये सेंट्रोसोम ही क्या करते हैं, जो सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर बन रहा होता है तो इसे बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो स्पिंडल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ये स्पिंडल प्रोटीन जो स्पिंडल अपैरेटस बनाते हैं, सेल डिवीजन का अपैरेटस बनाते हैं, वो स्पिंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन किस फेज में होता है, G2 फेज में होता है। टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल भी इसमें सिंथेसिस होते हैं, बट एक्चुअली आरएनए जो है वो हम लोगों ने देखा था G1 फेज में बन जाता है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड स्टोरेज, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लास्टिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ बन जाते हैं, G1 फेज में बन जाते हैं, बट स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है वो G2 फेज में बनते हैं। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि ये दोनों वो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो
कहा जाता है कि सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनके पास अपना डीएनए होता है। तो जब डीएनए एक बार सिंथेसिस हो जाती है और प्रोटीन की हो जाती है, तो ये अपना डीएनए भी कॉपी करते हैं, इसलिए ये G2 फेज में लास्ट में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन G1 फेज में हो जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, ये क्या है, ये G2 फेज में डुप्लीकेट होते हैं। फिर और यहाँ पर जो डैमेज्ड डीएनए है, अगर डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, उस टाइम पर अगर कहीं कोई एरर है, कहीं डीएनए फ्रैगमेंट डैमेज है, तो वो रिपेयर भी G2 फेज में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फिर इसके बाद गैप जीरो या G0 या क्विसेंट स्टेज क्या है, तो ये एक एक्सटेंडेड जीवन फेज है। G0 फेज क्या है, एक्सटेंडेड जीवन फेज है। G0 इस क्या है, एक्सटेंडेड जीवन फेज है, यानी कि जब जीवन फेज गैप वन फेज प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबे समय तक जीवन फेज चल रहा है, कभी कोई सेल जीवन फेज में इस तरह से आ गई कि वो कभी उस जीवन फेज से निकलेगी ही नहीं, उसी जीवन फेज में रह जाएगी, यानी कि वो कभी अब डिवाइड नहीं होगी, तो इसे क्विसेंट स्टेज या इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंडेड जीवन फेज या G0 फेज कहा जाता है, क्योंकि अब इसके बाद जो है वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया। फिर G0 as either an extended G1 phase. When G2 is completed, the cell enters a relatively brief period of nuclear and cellular division called mitosis and cytokinesis respectively. तो आप जानते हैं कि जब सेल डिवाइड करती है इंटरफेज स्टेट में G1S और G2 फेज आता है, फिर डिवाइड करती है M फेज में, तो M फेज में डिवाइड किया गया है, इसे आपको बताया था मैंने साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में। एम फेज में पहले क्या होगा, सेल का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल डिवाइड होते हैं, और लास्ट में साइटोप्लाज्म और उसका मटेरियल डिवाइड होता है। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है, इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन, और सेल का जो डिवीजन है, इसे क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है यानी कैरियोकाइनेसिस है, उसी को आपको बताया PMAT में डिवाइडेड रहता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज सीक्वेंशियली आती जाती हैं। अभी आके हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे जब डिटेल में हम पढ़ेंगे एम फेज। बट यहाँ आपको पता होना चाहिए कि G0 वो फेज होती है जब एम फेज के बाद सेल जीवन फेज में गई, बट जीवन फेज में ही रह जाए और जीवन फेज एक्सटेंडेड रहे, कभी कभी लाइफ टाइम की जीवन फेज है, यानी कि वो सेल अब कभी फिर से एम फेज में नहीं आएगी, कभी रिवीजन नहीं करेगी, तो उस फेज को गैप जीरो या क्विसेंट स्टेज कहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमने इंटरफेज को अच्छे से पढ़ लिया। अब एम फेज या माइटोटिक फेज का मैं जस्ट आपको केवल क्लासिफिकेशन बताती हूँ कि मैंने इसमें आपको बताया कि एम फेज में फर्स्ट न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल डिवाइड होता है, और फिर सेल के जो साइटोप्लाज्म है और सेल ऑर्गेनेल से वो डिवाइड होते हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल के डिवाइड होने को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और वो जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो क्या कहलाती है, उसी को डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 डिफरेंट स्टेजेस न्यूक्लियर डिवीजन में सबसे पहले होता है, जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आती है, और ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस में ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि जितने क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि सेल में अगर डिवीजन के पहले 46 क्रोमोसोम थे, तो डिवीजन के बाद भी 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं।